एक कहावत है हिंदी में, ज्यादा जोगी मठ उजाड़। मैं 2009 में इस सदन का सदस्य बना और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे पहली ही बार फाइनेंस कमेटी का और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सदस्य बना दिया, स्टैंडिंग कमेटी का। और उस दिन से लेके लगातार एक चीज जिसके ऊपर की हमारी कमेटी जितनी भी रिपोर्ट है, और मैं कांग्रेस के अपने साथियों से कहूंगा कि उनको उस सारे कमेटी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए जो 2009 से लेके 14 तक हमारी कमेटी ने डाला। हमने लगातार कहा कि जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है आपका, जो कि जगदंबिका पाल साहब बता रहे थे कि आप एक कंपनी डाउन जाती है, वो पैसा पेमेंट करने की स्थिति में नहीं है, उसका एनपीए होता है, आप उसको जो है दूसरे मद में लोन दे देते हो और उसी लोन से वो लोन चुकाता है। और ये जो मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेशन देश को एक दिन बर्बाद कर देगा। लेकिन जो मैंने शब्द कहा कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़, भरपूर अर्थशास्त्रियों से भरी हुई वो सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनकी पूरी दुनिया आदर करती है, वो खुद प्रधानमंत्री थे। चिदंबरम साहब थे, प्रणब मुखर्जी साहब थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया साहब थे, मतलब आप नाम लीजिए, रघुराम राजन साहब थे, नाम लीजिए। उस वक्त दुनिया के जितने बड़े इकोनॉमी, अमर्त्य सेन से लेके सारे लोग इस सरकार को मदद कर रहे थे। लेकिन इन लोगों को जो अमेरिका का सब प्राइम क्राइसिस आया 2008 में, उससे भी इनको प्रेरणा नहीं मिली। और हमारी कमेटी ने 2009 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में कहा कि एनपीए बढ़ रहा है भैया, इसका कुछ करो। जो लोन आप दे रहे हो उतना कोलेटरल है ही नहीं, उतना पैसा है ही नहीं उस कंपनियों के पास, ना वो इक्विपमेंट ला रहा है, ना वो लोगों को रोजगार दे रहा है, ना उसके पास जमीन है। आप केवल फोनो बैंकिंग का सहारा ले रहे हो। लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। 2014 में जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो पूरा बैंक का हालत खराब था। जिस जीडीपी की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस के जितने लोग भाषण देते हैं, मुझे तो निराशा होती है भैया। आप पढ़े लिखे आदमी हो, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, आपने कभी देखा है कि ये लोन जो कहते हो कि लोन जो है रिपे नहीं हो रहा है, आप राइट ऑफ कर दे रहे हो, आप बिजनेसमैन भाग गया। मैं आपकी सारी बात से सहमत हूं, एकदम आप सही बोलते हो। लेकिन कभी आपने देखा है कि वो लोन कब का है? वो लोन 2004 से लेके 2014 तक का है। 2014 के बाद से कोई लोन नहीं है। लोग भागा होगा, हो सकता है कि हमारी सरकार के समय ही भागा होगा, मैं उसे इनकार नहीं करता। लेकिन लोन किसके समय लिया? आप नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की मैं सुनता रहा उधर से, उस दिन राहुल कासवा लगातार बोल रहे थे। आपने कभी सुना कि नीरव मोदी क्यों पैदा हुआ? कभी आपको यह ध्यान है? 2013-14 में, और मणिकम टैगोर साहब, आपको जरूर जानना चाहिए और अपने नेता को बताना चाहिए कि 13-14 में चिदंबरम साहब ने, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं कि कस्टम का रेट यह था कि जो आर्टिफिशियल डायमंड आएगा उसका एक अलग टैक्स लिया जाएगा, और जो नेचुरल डायमंड आएगा बाहर से उसका एक अलग टैक्स लिया जाएगा। एक स्कीम ले आए आप जिसको कहते हैं 80-20 स्कीम। 80-20 स्कीम यह था कि आप गोल्ड लाइए, डायमंड लाइए, आप यहां 20% यहां के लोकल मार्केट में दीजिए और 80% जो है उसको आप बाहर भेज दीजिए। सीएजी की रिपोर्ट आई 2014-15 की, मैं कॉपी भेज दूंगा आपके नेतृत्व को। वो ये कह रहा है कि 5 घंटे में डायमंड आया, 5 घंटे में गोल्ड आया, 5 घंटे में चांदी आया, और वो प्रोसेसिंग करने के लिए कभी हरिद्वार चला गया, कभी सूरत चला गया, कभी बंबई चला गया, सब दिल्ली एयरपोर्ट पर आया।
और 5 घंटे में उसको प्रोसेस करके उसको एक्सपोर्ट कर दिया। और नीरव मोदी ने क्या किया, जब सब धन एक 22% हो गया तो जो नेचुरल डायमंड था और जो आर्टिफिशियल डायमंड था उसमें सब उसने आर्टिफिशियल डायमंड जो है नेचुरल डायमंड की तरह बेचना शुरू कर दिया। पैदा आप करो, करप्शन आप करवाओ, ऊपर से जो है आप मेरे ऊपर क्वेश्चन करो। 15 लाख करोड़ रुपया, 1-2 पैसा नहीं, 15 लाख करोड़ रुपया इस देश का बैंक में डूब गया। कोई था पोजीशन नहीं। अब भारत सरकार जब आई, मोदी जी आई, और क्योंकि जो जीडीपी आप छोड़कर गए, 2004 का इकोनॉमिक सर्वे यदि आप देख लीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी जब छोड़कर गई यूपीए को, जब उसने अपना चार्ज दिया, तो आपने इकोनॉमिक सर्वे में, आपने 2005 के इकोनॉमिक सर्वे में आपने कहा कि हमको अटल बिहारी वाजपेयी ने रोबोस्ट इकोनॉमी छोड़ी है। जीडीपी का जो लेवल था वो 9% था, 9% के दर से ये देश आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब हमने चार्ज लिया, माननीय मोदी जी ने चार्ज लिया, तो ये इकोनॉमी 4.2% के रेट से बढ़ रही थी। और 15 लाख करोड़ रुपया टोटल बैंक का जो लोन था वो लगभग 52 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने पूरे 1947 से लेकर 2014 तक दिए थे लोन। उसमें से 15 लाख करोड़ रुपया डूब गया था और 9 लाख करोड़ रुपया जो था वो ये था कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। 50% पैसा बैंक का डूबा हुआ था। कोई भी बैंक का चेयरमैन एक फाइल साइन करने को तैयार नहीं था। इन्फ्लेशन का रेट जो है आप 10%, 11% लेके गए थे। महंगाई जो है दिन रात आगे बढ़ रही थी। क्या करती है हमारी सरकार? हमारी सरकार को यदि डेवलपमेंट करना था, जिसके आधार पर कि भारत की जनता ने माननीय मोदी जी को वोट दिया था, क्या करती? तो फाइनली पूरी दुनिया से प्रेरणा लेकर हम जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेकर आए हम। और मुझे फक्र है कि 2009 के बाद से इस देश में जितने बड़े कानून बने, चाहे आपने बनाए, चाहे यूपीए के समय बने, चाहे एनडीए के समय बने, लगभग सभी कमेटी का मैं सदस्य रहा। मैं इस आईबीसी कमेटी का भी सदस्य था। अब आईबीसी कमेटी में यह कहते हैं कि चर्चा नहीं हुई। चर्चा तो यार, जब आईबीसी आया, माननीय सभापति महोदया, उस वक्त भी जेपीसी बनी, भूपेंद्र यादव जी जेपीसी के अध्यक्ष थे। और अभी जब ये रिपोर्ट लेकर आए हैं, अभी भी जो है जेपीसी है, उसी के बाद आई है। पूरा कंसल्टेशन हमने किया है, कई एक कमेटियां हमने बनाई है, उस कमेटी के बाद आया। अब इसमें जो फ्लॉ था कि फाइनली एक ऐसा रोबोस्ट सिस्टम स्ट्रेंथन किया जाए जिसमें कि बैंकों को भी बचाएं, विकास भी हो, और कहीं ये करप्शन का जो है दायरा नहीं आए। तो हमने कई एक अधिकार दिए। लेकिन अधिकार जब आप देते हैं, कानून जब आप बनाते हैं, तो इस देश में कुछ भी हो, सबसे पहला यह होता है कि कानून को तोड़ने के रास्ते कैसे हो सकते। कानून के रास्ते क्या थे कि आपने किसी कंपनी को, जैसे मान लीजिए कि मैं एक मिनर्वा कंपनी का जिक्र कर रहा हूं, 80,000 करोड़ रुपया उसको लोन दिया, 80,000 करोड़ उसको लोन दिया। पता है उसके कोलेटरल जो है केवल 100 रुपए के थे। तो जब ये कानून बना, इस कानून में लूप होल्स थे। लूप होल्स क्या क्या थे जिसके लिए कि हमने बनाया और जो ये संशोधन करने के लिए हम आए। पहला जो लूप होल्स था कि जो मैंडेटरी एडमिशन है, जिसके बारे में कि कह रहे थे पाल साहब, कि इसमें कोई भी आदमी जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, इसमें जो 4-5 लोग हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, जो वहां लोगों के काम करने वाले लोग हैं, और जहां मान लीजिए कि सोसाइटी का मामला आता है या मकान का मामला आता है, तो जो उसमें जिन्होंने बुक कराया हुआ है आम आदमी, वो एक क्रेडिटर के तौर पर हमने जो है वाटरफॉल मैकेनिज्म बनाया। उस वाटरफॉल मैकेनिज्म ये है
कि किसको सबसे पहले, यदि ये सामान बिकेगा तो किसको सबसे पहले इसका पैसा जाएगा। उसमें हमने सबसे पहला यह तय किया कि जो रोज काम करने वाले लोग हैं, जो वहां के एम्प्लॉय हैं, जो वहां के गरीब लोग हैं, सबसे पहला अधिकार पैसे पर उनका है। दूसरा हमने बनाया कि जो बैंकिंग सिस्टम है, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, जिसका कि खुलेआम पैसा जो है पता है कि ये पैसा इसी बैंक का है, इसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है, वो दूसरा जो है वाटरफॉल मैकेनिज्म में वो था कि वो दूसरा पैसा सिक्योर्ड क्रेडिटर को जाएगा। तीसरा हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वो था कि जैसे कंपनी है, कंपनी में किसी ने गिट्टी का सप्लाई किया, किसी ने मिट्टी का सप्लाई किया, किसी ने बालू का सप्लाई किया, किसी ने मटेरियल का सप्लाई किया, तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। उसको थर्ड हमने जो है ये माना, ये हमने वाटरफॉल मैकेनिज्म बनाया। अब उसमें जब ये मैकेनिज्म आगे बढ़ा तो एक केस आ गया सुप्रीम कोर्ट में, विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड वर्सेस एक्सिस बैंक, ये केस आ गया। अब इस केस ने कहा कि एनसीएलटी को यह अधिकार है कि वो किसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को स्वीकार करे या किसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को अस्वीकार करे, क्योंकि यहां जो शब्द था मे और शैल, मतलब आपको मैं बताऊं कि जब कानून हम और आप बनाते हो, हम आप तो पॉलिटिशियन हो, कानून में हम कोई यदि लॉयर होते तो सुप्रीम कोर्ट में ही हम सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है प्रैक्टिस करते। हम एक प्रैक्टिकल बात, एक साधारण बात लेके चलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में मे और शैल का फर्क बता दिया कि नहीं, एनसीएलटी को यह अधिकार है कि वो किसी चीज को स्वीकार कर सकता है, किसी चीज को अस्वीकार कर सकता है। अब मान लीजिए कि एक गरीब आदमी है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, जिसने 1 लाख रुपए का सप्लाई किया, 2 लाख रुपए का सप्लाई किया, वो तो मर जाएगा ना, वो बड़ा आदमी तो है नहीं। बैंक में तो मान लीजिए कि सॉवरेन गारंटी है भारत सरकार की, तो बैंक में बचने की काफी संभावना है, वो कैसे बचेगा? और एनसीएलटी को अधिकार हो गया। तो इस बजट, ये जो बिल आया है इंसॉल्वेंसी बिल, इसको हमने जो है सुधारने की कोशिश की और हमने जो है में शब्द को शैल से कर दिया कि अब एनसीएलटी के चारों तरफ के बंधन को हमने बांध दिया कि आपको उसको स्वीकार करना है। पहले आप उस प्रोसेस को स्वीकार करिए और फिर जो दूसरा प्रोसेस पाल साहब ने बताया कि अब पहले क्या था कि 66%, 70% जो है सिक्योर्ड क्रेडिटर यदि वोट देंगे तो होगा। अब ऐसा नहीं, कई एक बार प्रोसेस में हुआ कि कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग असहमत हो सकते हैं। किसी बैंक का एक अलग स्टाइल है, किसी का नया स्टाइल है, भारत सरकार के कोई इंस्टीट्यूशन है वो एक साथ काम करना चाहते हैं, यहाँ प्राइवेट सेक्टर का बहुत डेवलपमेंट हो गया है। तो उस प्रोसेस को हम नीचे लेकर आए कि अब ऐसा नहीं चलेगा। अब 51% लोग यदि ये चाहते हैं कि नहीं इसका रिजोल्यूशन प्रोसेस हो तो वो हम करेंगे। दूसरा, पटवे साहब आपने लगता है बिल को पढ़ा नहीं कि आरपी कौन बनाएगा। आरपी वो बनाएगा जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है। ये जितने रिजोल्यूशन प्रोसेस में वो आरपी जो है, जो प्रोफेशनल बनाए जाएंगे, और प्रोफेशनल इसलिए बनाया जाएगा, जो हमारे सारे पहले के वक्ताओं ने कहा कि वो इसलिए बनाए जाएंगे कि कंपनी यदि चलती हुई कंपनी है और किसी घाटे में है तो हम 2-3 महीने, जब तक कि ये रिजोल्यूशन प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता है, हम उसका ये प्रयास करेंगे कि वो कंपनी बैठ नहीं जाए, वो कंपनी बंद नहीं हो जाए, क्योंकि कंपनी यदि बंद हो जाएगी तो हम कहां से पैसा देंगे? बिकती हुई कंपनी ना अच्छे से बिकेगी। तो इसलिए आपको पता है कि अभी तक में लगभग 1300 कंपनियां जो है उसकी सक्सेसफुली इसका जो है रिजोल्यूशन हो चुका है, और भारत सरकार को लगभग 2024-25 तक 4.5 लाख करोड़ रुपया मिला है। बैंक का डूबा हुआ जो पैसा है वो 4.5 लाख करोड़ रुपया लेकर आए हैं। और आप जो कह रहे थे कि कम आया बेसी आया, लगभग 49.3%, मतलब यदि हमने 1 लाख करोड़ रुपया दिया था तो 50,000 करोड़ रुपया जो है हम रिकवरी कर चुके हैं। नहीं तो आपके समय जो हालत था जिसमें कि आप डीआरटी के माध्यम से बेच रहे थे, कभी आपने देखा है 2004 से 14 तक जो डीआरटी प्रोसेस में जो कंपनियां बिकी हैं उसकी कितनी रिकवरी है? उसकी रिकवरी केवल 18% है, केवल 18%।
और वो जो 18% में कंपनियां बिकी, मैं 10 कंपनियों के नाम आपको बता सकता हूं कि वो कंपनियां ऐसी हैं जो कि आज बड़ी सक्सेसफुल हैं। आपने कौड़ी के दाम पर जो है बेच दिया। लेकिन ये कोर्ट का ये जो प्रोसेस है, एनसीएलटी का जो प्रोसेस है, आईबीसी का जो ये प्रोसेस है, हम लगभग 50% इसकी रिकवरी करके आए। ये एक सबसे बड़ा हमने इसमें चेंज किया है। इसके बाद आपने क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की बात कही, इसमें वो है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को जो है, और ये कहां से आया मैं आपको बताऊं कि एक केस आया जेट एयरवेज का। अब जेट एयरवेज का केस ये आया कि जेट एयरवेज की इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस भारत तय करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसके आधार पर कि ये चेंज करने की बात आई, या नीदरलैंड तय करेगा। क्योंकि यहां जितनी कंपनियां हैं, यहां पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हैं उन्होंने री इंश्योरेंस यदि कर लिया है, यदि लीज पर लिया है, जितने भी विमानन कंपनियों ने काम किया है, उन सबों के हेडक्वार्टर या जो ऑफिसेस हैं वो सब बाहर हैं। और भारत के कानून उसके ऊपर लागू होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि हमारा पैसा है, हमारा पैसा यदि डूब रहा है, बैंकों का पैसा लिया हुआ है, बैंकों के पैसे से जो है वो हवाई जहाज खरीद रहे हैं। और ये जो चेंज करने का आया क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी में, सबसे बड़ा सवाल जेट एयरवेज का ही था। जेट एयरवेज के जजमेंट के बाद भारत सरकार ने यह तय किया कि कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं होने के कारण हमको काफी लिटिगेशन में जाना पड़ता है। इसीलिए एनसीएलटी में यह संशोधन करना होगा कि भैया यदि लीज में एयरक्राफ्ट यहां आया है तो आपको भारत सरकार का ही कानून मानना पड़ेगा और वो पहले से साइन करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से एविएशन सेक्टर आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से चप्पल पहनने वाले लोग जो है उनको हवाई जहाज में चढ़ना है, तो वो तब चढ़ेंगे ना जब यहाँ का पैसा बचेगा, नहीं तो लोग तो भाग जाते हैं। अब आप ही समझिए कि विजय माल्या की बात करते हैं, किसने दिया किंगफिशर को लोन? किंगफिशर को लोन तो आपकी सरकार ने दिया। आपके मंत्री, मैं सेंट्रल हॉल में बैठता था, मनिकम टैगोर भी संजोग से हमारे साथ सदस्य थे, वो जैसे ही राज्यसभा से बाहर आते थे पूरी कांग्रेस उनके पीछे पीछे चलती थी, क्योंकि बॉम्बे वो रोज जो है आपके सदस्यों को लेके जाते थे और बॉम्बे से जो है सोमवार को लेकर आते थे, शुक्रवार होता था। तो इस तरह के सिचुएशन में ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.